जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास को और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, मुगल दरबार और आईने अकबरी। ये अध्याय आपको 16वीं और 17वीं सदी के भारत की यात्रा कराने चल रहा है। इस अध्याय में प्रमुख तौर पर हम एक ऐसी किताब के माध्यम से भारत के मध्यकालीन इतिहास को चल रहे हैं जानने और समझने, जिसने भारत को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। हम सब जानते हैं कि भारत पर एक लंबे समय और कालखंड में मुगलों ने शासन किया और इस देश में मुगलों के शासन को स्थापित करने में अकबर का बहुत बड़ा योगदान है। इससे हम सब फेमिलियर हैं। अकबर ने इस देश में मुगल शासन को स्थापित किया है। उससे पूर्व भी दो शासक आए, लेकिन वो वैसा इंपैक्ट नहीं कर पाए जो अकबर ने करके दिखाया। हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि अकबर से पहले कौन? अकबर से पहले हुमायूं, हुमायूं से पहले कौन? बाबर। लेकिन बाबर हुमायूं जो नहीं कर पाए वो अकबर ने करके दिखाया। अकबर ने वो करके दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी, आज तक किसी ने कल्पना नहीं करी, और आज तक उसके बराबर, उससे बेहतर साम्राज्य कोई मुसलमान शासक नहीं बना सका है। यहां मैं मुसलमान शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि किसी भी अल्पसंख्यक शासक ने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं किया है, वो भी शांति प्रिय तरीके से। औरंगजेब ने करा है जरूर, लेकिन उसने हिंसक तरीके से किया है, उसने बल के माध्यम से किया है। तो इस चैप्टर में प्रमुख तौर पर आप आईने अकबरी से अकबर के शासनकाल को चल रहे हैं समझने। आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी एक जिल्द है। किसकी? अकबर नामा की। अकबर नामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईने अकबरी। इसका लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है अबुल फजल? अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक है। उसका अपना खुद का भतीजा है। समझ में आई बात? तो चल रहे हैं हम जानने और समझने। और अबुल फजल अकबर का सबसे बड़ा सलाहकार भी है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत अच्छा इतिहासकार भी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आईने अकबरी के माध्यम से अकबर के शासन को और अकबर के दरबार में क्या चीजें थी और उसके साम्राज्य में किसानों की और जमींदारों की क्या स्थिति और भूमिका थी। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? किसान, जमींदार और राज्य मतलब राजा। ठीक। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है प्राचीन काल से, क्योंकि भारत एक उपजाऊ क्षेत्रफल में बसा हुआ है, जिस कारण से यहाँ के लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? किसानी है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा व्यवसाय अगर कुछ है तो वो है किसानी, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। लगभग जिसकी लगभग 85-90% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। ये मध्यकाल की बात हो रही है। 85 से 90% जनता गांव में बसती थी। अब गांव में बस रही है तो खेती, किसानी, पशुपालन, यही सारा व्यापार है। ठीक है। इस प्रकार भारत की जनता के बहुसंख्य वर्ग का संबंध भूमि एवं कृषि से रहा। तो इसीलिए यहां पर जब भी मध्यकाल या आपके अंग्रेजी कालखंड की बात होगी या प्राचीन काल की बात होगी तो कमाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? किसानी। इसीलिए हर राजा ये चाहता है कि उसका किसानों पर होल्ड रहे। जितना किसानों पर होल्ड रहेगा उतना उसका रेवेन्यू आएगा। समझ में आई बात? यहां पर रेवेन्यू का संबंध किसानी से है। अगर किसानी बेहतर नहीं तो रेवेन्यू भी बेहतर नहीं आने वाला। ये बात जान लो वर्षा। रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब आपके हाथ में वो लोग होंगे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जो मुगल काल में इन पर, किसानों पर राजा खुद तो नियंत्रण कर नहीं पाएगा, तो उसने एक मीडिएटर को रखा है, और वो मीडिएटर की भूमिका कौन निभा रहा है? जमींदार। इसीलिए इन तीनों के बीच में इंटर लिंक है। किसके किसके? पहले पायदान पे किसान है, दूसरे पायदान पे जमींदार है, और तीसरे पायदान पे आपका राजा है। समझ में आई बात? इतनी। आगे सुनिए।
इस प्रकार भारत की जनता के बहुसंख्य वर्ग का संबंध भूमि एवं कृषि से रहा। छोटे काश्तकार एवं भूमिहार समृद्ध दोनों का ही संबंध कृषि उत्पादन के साथ रहा और दोनों ही उपज के हिस्सों के दावेदार थे। यही दावेदारी इन दोनों प्रमुख वर्गों के बीच संबंध का आधार बनी। इन संबंधों में समय समय पर बदलाव आते रहे, क्योंकि कभी सहयोग का बोलबाला रहा और कभी प्रतिद्वंदता, स्पर्धा और वैमनस्य का वर्चस्व रहा। कृषि से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से ही ग्रामीण समाज का निर्माण हुआ। ग्रामीण समाज, अब देखो, बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे जरूर। बर्तनों का रहना और खटकना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर 10 बर्तन हैं तो खटक जरूर होगी, और हर व्यक्ति के कमाई का तरीका एक ही है, किसानी, तो फिर लड़ाई तो होना स्वाभाविक सी बात है। ये अच्छे अच्छों के बीच में लड़ाई करा देता है, भाई भाई के बीच में लड़ाई करा देता है, बाप बेटे के बीच में लड़ाई करा देता है, तो 2 क्लास के बीच में लड़ाई कराना तो स्वाभाविक सी बात है, इसे बताने की जरूरत नहीं। राजा क्या और कुछ पाने के लिए लड़ाई करते थे क्या? राजा भूमि को अपने अधीन करने के लिए, क्योंकि भूमि ही उस समय कमाई का साधन थी, इसीलिए तो राजा भूमि को अपने अधीन करने का प्रयास करते थे, जिससे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आ सके, ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू कमाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करे। यही तो पर्पस था ना, कोई और पर्पस तो नहीं था ना। समझ में आई बात? आगे सुनो। ग्रामीण समाज के उपयुक्त 2 प्रमुख वर्गों में संबंधों का निर्णायक एक और तत्व था, और वह था राज्य। यहां पर 2 तत्वों की बात हुई, किनकी? जमींदार की और किसान की। लेकिन इन तीनों प्लेयर्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? राज्य, अर्थात राजा कर रहा था, क्योंकि वो नीतियां निर्धारित कर रहा था। आज भी यही है, आज भी यही चीज है, कोई और तो नहीं है ना। आज भी आपकी सरकार आपके लिए वही भूमिका निभा रही, और आपके बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। किसान खुद तो बाजार में आकर सामान नहीं बेच रहा ना, कोई मीडिएटर ही तो है जो उसका सामान लाता और बेचता है। तो आज भी समाज उसी वर्गीकरण में बटा पड़ा है, आज भी वैसे ही है। क्लासिफिकेशन कुछ अलग नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है, ये बात समझ लो, कभी नहीं हो सकता। समाज हमेशा 3 वर्गों में बटा रहेगा, एक उत्पादक रहेगा और एक विक्रेता रहेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेता, उन्हीं को कहेंगे, ठीक है, और एक शासक रहेगा। ये 3 वर्ग हमेशा बने रहते हैं समाज में। जो विक्रेता है वही सेवक है, उसे ही, क्योंकि वो सर्विसेज को एक दूसरे के सामने प्रोवाइड कर रहा है। तो यही चीज यहां पर भी है, ठीक है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही थी कि राज्य की संपूर्ण भूमि पर एकमात्र अधिकार राज्य का है। प्राचीन काल से यह मान्यता रही थी कि राज्य का ही पूरी जमीन पर अधिकार है, मतलब सरकार ही, जो राजा है वो ही पूरी जमीन का मालिक है, ठीक है, और वह इसके प्रयोग का निर्णय करेगा, इस संबंध में नियम बनाएगा, और वही इससे होने वाली आय का मुख्य अधिकारी होगा। चूंकि आधुनिक युग से पूर्व उद्योग अविकसित अवस्था में थे, इसलिए राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि से होने वाली आय अथवा भू राजस्व ही था। इसीलिए अधिकांश शासकों ने उपज में वृद्धि के लिए अथक प्रयास की एवं समय समय पर महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाई। क्योंकि देखो, आप ये जान लीजिए, आधुनिक काल से पहले भारत में कमाई का एक ही तरीका था, और वो क्या था? किसानी। किसानी के अलावा कोई भी और तरीका नहीं था जिससे कि कमाई की जा सके। तो हर राजा ये प्रयास करता था कि उसके साम्राज्य में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। समझ में आई बात? तो इसीलिए राजा, उस समय के राजा महाराजा अपनी जनता को किसानी में सुविधाएं और उनकी सिंचाई व्यवस्था, उनके खेतों को सुव्यवस्थित करने में पैसा लगाते थे, जो कि अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ लूटा। अगले चैप्टर आप वो चल रहे हैं पढ़ने, तो आप देखना कि उन्होंने भारत में टैक्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट जरूर किया, लेकिन कभी भी उन टैक्स के पैसों का
कभी भारत के किसानों के बेहतरीकरण के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ के राजाओं ने, चाहे वो मुगल हो, चाहे आपने विजयनगर साम्राज्य देखा, वहां के राजाओं ने कितनी बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था बनाई जिससे कि हर क्षेत्र में पानी पहुंच सके और किसानी सुलभ हो सके। तो इसी प्रकार से मुगलों ने भी अपने पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था बहुत सुलभ बनाई जिससे कि जनता आसानी से किसानी कर सके। क्यों? क्योंकि राज्य की कमाई का भी एक आधार क्या थी? किसानी। तो अगर किसानी अच्छी नहीं होगी तो कमाई कैसे अच्छी होगी? तो इसीलिए राजा इस बात को समझ रहा था कि अगर मुझे अच्छा कमाना है तो मुझे अपने किसानों को व्यवस्था, सुविधा देनी ही पड़ेगी। बिना उनको सुविधा, बिना उनको व्यवस्था दिए हम कमाई नहीं कर सकते हैं। तो मन में आई बात? जो हम अपेक्षा कर रहे हैं प्राप्त करने की, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए अधिकांश शासकों ने उपज में वृद्धि के लिए अथक प्रयास किए एवं समय समय पर महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाई एवं इस संबंध में राज्य की ओर से विभिन्न प्रबंध भी किए, जैसे सिंचाई का प्रबंध, बीजों की व्यवस्था एवं विपरीत परिस्थितियों में लगान की माफी। देख रही हो, इन्होंने ये चीजें की, सिंचाई की व्यवस्था कराई, बीजों की व्यवस्था एवं विपरीत परिस्थितियों में, अगर सिचुएशन खराब है, कंडीशन खराब है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया या हद से ज्यादा बारिश हो गई, किसान बर्बाद हो गया, तो उन्होंने लगान भी माफ किया। लेकिन अंग्रेजों ने कदापि ये नहीं किया, कदापि ये नहीं किया। मैं यहां पर आपको इसलिए ये बताते चल रहा हूं जिससे कि जब आप अंग्रेजों को पढ़ें तो आप देखें और समझ सकें कि मुगलों ने लूटा या फिर अंग्रेजों ने लूटा इस देश को, मुसलमानों ने लूटा या उन क्रिश्चियनों ने लूटा जिनको आज हम अपना आइडल मान रहे हैं। मानिए, देखिएगा, इस चीज को कंपेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे उनको अपना आइडल मानने लगे हैं, जो कि सरासर अन्याय है। राजस्व विभाग का कार्य विभिन्न अधिकारियों की देखरेख, निरीक्षण एवं नियंत्रण में होता था, जिनमें प्रमुख थे राजस्व निर्धारण करने वाले अधिकारी, वसूली करने वाले करीदे एवं समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी। इन समस्त अधिकारियों का यह भरसक प्रयास रहता था कि राज्य को समय पर भू राजस्व की प्राप्ति हो जाए। बहुधा ये इस संबंध में जोर जबरदस्ती भी करते थे। कुछ फसलें बिक्री के लिए भी उगाई जाती थी, जिसके माध्यम से ग्रामों का संबंध व्यापार, मुद्रा एवं बाजार से हुआ। परिणाम स्वरूप ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र शहरों के संपर्क में आए। देखो, जब उत्पादन हद से ज्यादा होगा तो बाजार निर्मित होंगे ही होंगे, और बहुत सी फसलें ऐसी भी उगाई जाती हैं जो सिर्फ बेचने के लिए होती हैं। तो ऐसी भी फसलें ग्रामीण समाज उगाने लगा और फिर उनके माध्यम से वो शहरों के साथ जुड़ गया। ग्रामीण समाज शहरों के साथ जुड़ता चला गया। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें कैसे पता चला है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। वो कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से हमें अपने मुगल काल के या मध्य काल के बारे में पता चलता है? तो पहला तो है साहित्य, मुगल काल में लिखा गया साहित्य, और फिर आते हैं पुरातात्विक स्रोत जिसमें आपकी खुदाई में मिले अवशेष है, ये सारी चीजें। तो यहां पर प्रमुख तौर पर आपकी किताब ही है, साहित्य ही है, जिसके माध्यम से हम मुगल दरबार के बारे में पूरा का पूरा जान पाए हैं। और उसमें प्रमुख तौर पे आईने अकबरी, अकबरनामा की तीसरी जिल्द, समझ में आई बात? अकबरनामा की जिल्द है आईने अकबरी। ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी किसकी जिल्द है, तो क्या बताओगी? अकबरनामा की। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने ही लिखा है। ठीक है, ये याद रखना है। यद्यपि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही रही, परंतु इस संबंध में जानकारी के साधन बहुत सीमित हैं। स्वयं खेती करने वाले लोगों अर्थात किसानों अथवा काश्तकारों ने तो इस संबंध में कुछ लिखा नहीं। देखो, जो किसानी कर रहा है, आज भी किसान अपने बारे में खुद तो कुछ लिख नहीं रहा, लिख तो उनके बारे में या पत्रकार लिख रहा है, या लेखक लिख रहा है, या कोई साहित्यकार ही लिख रहा है। कोई किसान आपको दिखता है कि लिखता हुआ अपने बारे में? वो अपनी आप बीती सुना सकते हैं, लिखते नहीं है कभी भी।
कि लिखता हुआ कोई दिखता है? तो यही चीज यहां पर भी है। यहां पर भी किसी किसान ने तो अपने बारे में कदापि लिखा नहीं होगा। जो लिखा गया है या किसी साहित्यकार ने लिखा है या राज दरबार के लेखकों ने ही लिखा है। ठीक है, इसलिए मध्य युग में कृषि संबंधी गतिविधियों अथवा भू प्रबंध एवं भू संबंधों की जानकारी के लिए हमारे प्रमुख स्रोत हैं वे ग्रंथ जो मुगल शासकों ने अपनी देख रेख एवं संरक्षण में लिखवाए। बाबर एवं हुमायूं के शासन काल में भारत में भू व्यवस्था के संबंध में हमारी जानकारी सीमित है। कुछ जानकारी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा से मिल जाती है, जिसमें तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। भू व्यवस्था के संबंध में हमारा पहला आधिकारिक, विश्वसनीय और विस्तृत स्रोत अकबर के दरबारी मित्र एवं नवरत्न अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी है, जो कि सबसे प्रामाणिक है, जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। किसके बारे में? उस समय कालखंड में किसानों की स्थिति और समाज की स्थिति को जानने और समझने के बारे में यह किताब सबसे ऑथेंटिक मानी गई है। कौन सी? आईने अकबरी। किसने लिखी है? अबुल फजल। कौन है अबुल फजल? अबुल फजल अकबर का नवरत्न है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत बड़ा साहित्यकार। तो आइए जानते हैं अबुल फजल की आईने अकबरी क्या कहती है, इसमें क्या लिखा गया है और ये कैसे हमें बताती है किसके बारे में? मुगल काल में, अकबर के शासन काल में भारत के समाज के बारे में प्रमुख तौर पर। ठीक है, मध्यकालीन भारत के भू प्रबंध के अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत है अबुल फजल की आईने अकबरी। यह आंकड़ों के वर्गीकरण की एक अति बृहत ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक परियोजना का परिणाम थी, जिसकी पहल की अकबर ने तथा जिसका दायित्व ग्रहण किया अबुल फजल ने। इस बृहत परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, इसकी तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, जिसमें उन नियमों एवं कानूनों का संकलन है जो अकबर ने अपने शासन के सुचारू संकलन एवं प्रबंध के लिए बनाए। इसीलिए विद्वानों ने इसको सम्राट का राजपत्र अथवा गजट कहकर पुकारा है। यद्यपि यह पुस्तक अकबरनामा का एक भाग है, परंतु स्वयं में भी यह एक बड़ी पुस्तक है, जिसे अकबर के शासन में 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधन के बाद पूरा किया गया। ठीक है, ये देखो, ये जो अकबरनामा है ये प्रमुख तौर पर एक राजा के दरबार के लिए लिखी गई किताब है। ये जन सामान्य के लिए जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखी गई है, और ये एक जगह बैठकर लिखी गई है। समझ में आई बात? तो राजधानी में तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, दिल्ली में आपको सब कुछ अच्छा ही दिखता है ना, लेकिन दिल्ली के बाहर जाओ तो आपको पता चलता है कि कितना अभाव है लोगों के बीच में। आज दिल्ली में इतना क्राउड है, इतना ज्यादा, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो क्यों है? कभी सोचा है क्यों है? सिर्फ इसी के लिए, सुविधाओं के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे अवसर के लिए। कुछ खास नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में सिर्फ इतना ही खास है। समझ में आई बात? ना पानी अच्छा, ना हवा अच्छी, लेकिन सब कुछ यही है। सुविधाएं यहाँ है, स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे बेहतर यहाँ है, शिक्षा की व्यवस्था सबसे बेहतर यहाँ भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ है भाई। तो कहां जाएगा बच्चा? अपने उज्जवल सारी की सारी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के संस्थान यहाँ है, कहां जाए बच्चा? मजबूर है। तो उसी प्रकार से ये जो आईने अकबरी लिखी गई है वो राजधानी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, और ये राजा के क्या स्तुतिकरण में लिखी गई है। राजा को बड़ा दिखाने के दृष्टिकोण, राजा को हीन, नीच और गंदा दिखाने के लिए नहीं, राजा की महानता को दिखाने कि हमारे राजा के शासन काल में कितनी जनता खुश थी, इस चीज को ध्यान में रख के लिखी गई। समझ में आई बात? तो ये आप जैसे भारत के न्यूज चैनल क्या पूरा सच दिखाते हैं? कदापि नहीं दिखाते।
कदापि नहीं दिखा। जाओ ना गांव के स्कूलों को दिखाओ ना, तब पता चलेगा कि कितने बेहतर स्कूल है हमारे देश में। हमारे न्यूज चैनल कभी गांवों की तरफ रुख ही नहीं करते, क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। हमारी जनता भी तो बहुत महान है ना, उसे गांव देखना भी नहीं है, उसे गांव में असुविधाओं को देखना भी पसंद नहीं है। देखो सच बताऊं, हमारी खुद की जनता सबसे बड़ी हरामी है, सबसे ज्यादा। उन्हें न्यूज में भी एंटरटेनमेंट चाहिए, तो न्यूज को अगर एंटरटेनमेंट के फॉर्म में आप ग्रहण करोगे तो फिर आपको देश की हकीकत कभी पता नहीं चल सकती, कभी नहीं पता चल सकती। आपको फिर वहां पर चुटकुले ही दिखाई पड़े, आ ई ऊ दिखाई पड़ेगा, हकीकत कभी नहीं दिख। तो यहां पर भी अबुल फजल ने जो ये किताब लिखी आईने अकबरी, वो भी इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखी है। समझ में आई बात? तो अगर इसमें आपको राजा की स्तुतिकरण दिखता है, राजा कुछ भी किसानों की स्थिति में कोई आपको कमी नहीं दिखाई पड़ती, वो सुविधाजनक जीवन जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? इसमें सबसे बड़ा कारण है कि ये राजधानी के क्षेत्र में बसे हुए किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखी गई किताब है या साहित्य है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा गड़बड़ियां नहीं दिखाई पड़े। और यहां एट द एंड लिखी दिया गया है कि 5 बार के संशोधन के बाद ये प्रकाशित की गई है, 5 बार बदला गया है इसको, ये भी ध्यान रखो। मुगलों के शासन काल में विभिन्न पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें युद्धों, वंश परियोजना, दरबारी राजनीति आदि का विस्तृत वर्णन होता था, अथवा अकाल एवं विभिन्न आपदाओं के समय में जनसाधारण द्वारा सहे गए कष्टों का उल्लेख होता था। परंतु आईने अकबरी इन पुस्तकों से बिल्कुल ही भिन्न एक पुस्तक है, बहुत ही अलग पुस्तक है, बहुत ही अलग पुस्तक है। आईने अकबरी के 5 भाग हैं। आईने अकबरी में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पहले भाग में, जिसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विवरण है। पहले 3 भाग में क्या है? प्रशासन, राजा, दरबार, इन सब के बारे में ही लिखा है। पहले भाग में 10, दूसरे में 30 एवं तीसरे में 16 आइन नियम दिए गए हैं। पहला भाग मंजिले आबादी के नाम से है। पहला भाग किसके नाम से है? मंजिले आबादी के नाम से है, जिसका संबंध घर, परिवार और उसके रख रखाव से है। दूसरा भाग सिपाह आबादी से, जो सैनिकों एवं नागरिक प्रशासन अथवा नौकरों की व्यवस्था के विषय में है। इस भाग में शाही अफसरों जैसे मनसबदारों तथा विद्वानों, कवियों एवं कलाकारों आदि की संक्षिप्त जीवनियों का भी वर्णन है। तीसरा भाग मुल्क आबादी है, जिसमें पहले तो साम्राज्य एवं प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है, तथा उसके पश्चात 12 प्रांतों का बयान है। इस खंड की मुख्य विशेषता है संख्यांकीय सूचनाओं का विस्तृत वर्णन, मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ लिखा गया है, कि डाटा के साथ लिखा गया है। तीसरे भाग में राज्यों के बारे में जो भी लिखा गया है वो डाटा के साथ लिखा गया है, कि किस राज्य से कितना रेवेन्यू आता है, किस राज्य में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लिखा गया है। और कितने राज्यों के बारे में लिखा गया है? 12 प्रांतों के बारे में लिखा गया है। तो मतलब अकबर के शासन काल में भारत को कितने भागों में बांटा गया था? 12 भागों में बांटा गया था। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपका। ठीक है, इस खंड में प्रत्येक प्रांत एवं उसकी पृथक पृथक इकाइयों की कुल मापी गई भूमि तथा उस पर निर्धारित राजस्व का भी उल्लेख है। तो ये सारी चीजें आपको तीसरे भाग में, आईने अकबरी की तीसरे भाग में मिल जाती है। ठीक है, सूबा स्तर के विस्तृत वर्णन के बाद आइन में सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध रूप से दी गई हैं, तथा प्रत्येक तालिका में 8 कोष्ठक हैं, जिनमें परगनों, महल, किले, मापे गए इलाके, नगद, निर्धारित राजस्व अनुदान, जमींदारों, उनकी जातियों तथा उनके घुड़सवारों, पैदल सिपाहियों एवं हाथियों सहित उनकी फौज के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी गई है।
तो ये भी है, मतलब बहुत ही विस्तार से ये किताब अकबर के शासन काल के संबंध में बताती है कि अकबर के शासन काल में कैसे क्या मैनेज होता था, पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन दिया गया है। यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है, इसीलिए हम इस किताब को मान सकते हैं कि ये अकबर के दरबार पर एक बहुत बड़ा प्रकाश डालती है। अकबर के शासन काल के बारे में, वहां रहने वाले समाज के बारे में मोटा मोटी ही बताती है, लेकिन बहुत विस्तृत बताती है। इतना विस्तृत विवरण हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, किसी भी राजा के संबंध में, और किसी राजा के संबंध में आपको इतना विस्तृत विवरण नहीं देखने को मिलता। समझ में आई बात? आज भी हमें नहीं देखने को मिलता, आज भी इतना विस्तृत कहीं देखने को नहीं मिलता, वो भी किसके? सरकारी दस्तावेजों में तो खास कर। ठीक है, ये तो हकीकत है। इस प्रकार आईन अकबरी का यह तीसरा भाग, मुल्क आबादी, उत्तर भारत के कृषि समाज का, देख लो इसने लिख दिया ना उत्तर भारत, सिर्फ ये उत्तर भारत, आगरा के आसपास रहने वाले लोगों के ही बारे में बता रहा है, और किसी के बारे में नहीं बता रहा। समझ में बात? क्योंकि अबुल फजल ने वहीं रहते हुए इसको लिखा है। ठीक है, इस प्रकार आईन अकबरी का यह तीसरा भाग, मुल्क आबादी, उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक एवं पेचीदा चित्र प्रस्तुत करता है। चौथे भाग में रनवास, रसोई, भोजन के पदार्थों, सुगंधों, घोड़े तथा हाथी आदि पशुओं, बसंत तथा पतझड़ ऋतु की फसलों तथा सब्जियों आदि का विवरण दिया गया है। देख रही हो आप, कितना विस्तार से बताया गया है कि कब क्या हो रहा है, कैसे कितना हो रहा है, सब बताया है। किसने? अबुल फजल ने अपनी आईन ए अकबरी में। आईन ए अकबरी के पांचवें एवं अंतिम भाग में भारत के विभिन्न धर्मावलंबियों तथा हिंदू, जैन आदि के धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों, नियमों एवं दर्शन का उल्लेख है। इसमें प्रसिद्ध यात्रियों, मुसलमान संतों एवं सूफियों के वृत्तांत भी दिए गए हैं। इसके अंत में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। ब्लाच, मेन तथा जैरेट ने इस पुस्तक का अनुवाद करके इसे एक बहुत बड़े वर्ग के लिए पाठनीय बना दिया है। यह अनुवाद उतना ही उपयोगी है जितनी फारसी में लिखी गई मूल रचना। तो किस भाषा में लिखी है ये रचना? फारसी में। तो एक नंबर का ये भी प्रश्न हो गया कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। तो ऐसे पकड़ते हैं एक नंबर के प्रश्न। आप ये तो नहीं कह सकते कि भैया नहीं लिखा था, लिखा है, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। तो अकबरनामा किस भाषा में लिखी है? फारसी में। मूल भाषा उसकी क्या है? फारसी। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। तो यह किताब आपको उस समय के भारत की पूरी रूपरेखा बता देती है। किसानों की वास्तविक दशा से तो आपको पूरी तरीके से अवगत नहीं कराती, फिर भी आपको मोटा मोटी अवगत करा देती है। मोटा मोटी तो अवगत करा ही देती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि इसका क्या महत्व है हमारे लिए। जय हिंद, जय भारत।